नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में बीजापुर के साथ मराठों का संघर्ष को देखेंगे और इसी क्रम में हम अफजल खां वर्सेस शिवाजी का जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीजापुर के साथ जो संघर्ष था और खास करके अफजल खां के साथ जो शिवाजी का युद्ध हुआ, वो युद्ध प्रतापगढ़ में लड़ा गया था। इसलिए इस युद्ध को प्रतापगढ़ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं ये प्रतापगढ़ का युद्ध कैसा था। तो सबसे पहले बीजापुर से जो संघर्ष था मराठों का, वो 1657 से 1662 ईस्वी तक चला। इससे पहले संघर्ष के पहले का जो पृष्ठभूमि है उसको हमने पिछले क्लास में देखा था कि शिवाजी ने जो इनके आरंभिक विजय था उसमें तोरन का दुर्ग हो, जावली का दुर्ग हो, सुपा का दुर्ग हो, रायगढ़ का किला हो, फिर कोंकण का जो प्रदेश है तटीय प्रदेश वो हो, वहां कल्याणी पे भी इन्होंने वो कल्याण पर आक्रमण किया। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिवाजी ने बहुत सारे जो बीजापुर रियासत के किले थे उनको जीतना शुरू कर दिया था। तो हमने ये भी देखा था कि शुरुआत में जब इन्होंने तोरण विजय किया तो स्टार्टिंग में शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर दरबार के एक प्रतिष्ठित सेना नायक थे, तो उनके प्रभाव के कारण शिवाजी को माफ कर दिया गया, या जो आदिल शाह है उसको समझाया गया कि भाई शिवाजी का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि वो बीजापुर से टक्कर लेना चाहते हैं, बल्कि वो उनका जो पैतृक कुछ जागीर है उसकी वो रक्षा कर रहे हैं और इससे आपको चिंतित होने का कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब किसी प्रकार से मामला को सुलटा लिया गया। लेकिन उसके बाद शिवाजी का ये जो सैन्य अभियान था वो लगातार चल रहा था और चूंकि शिवाजी के जो पिताजी थे वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर रहे थे, और जब जावली का जो दुर्ग था जो कि चंद्रराव मौर्य के अधीन था, और शिवाजी ने जब उस दुर्ग पर आक्रमण किया तो अब ये जो मामला था वो बहुत आगे बढ़ चुका था। क्योंकि जावली का जो चंद्रराव मौर्य था वो एक प्रकार से बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह उसका एक प्रकार का किलेदार था, उसके पक्ष में था। और शिवाजी का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम की तरफ सीमा विस्तार में एक बाधक के रूप में कार्य कर रहा था। तो अब आदिल शाह को लगा कि भाई अब शिवाजी जो है वो हाथ से निकल रहे हैं और अब इनको जो है वो इन पर लगाम लगाना जरूरी है। इस क्रम में हमने ये भी देखा था कि शिवाजी के पिताजी को कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण शिवाजी ने 1649 से 1655 के बीच जो उनका सैन्य अभियान था उसको रोक दिया। और इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपना जो सैन्य शक्ति है उसको सुदृढ़ करने में लगाया, प्रशासन को सुदृढ़ करने में लगाया। लेकिन 1655 ईस्वी में अफजल खां के साथ एक युद्ध में शिवाजी के जो बड़े भाई थे संभाजी, उनकी कनकगिरी में मृत्यु हो जाती है, जिससे शिवाजी को बड़ा आघात पहुंचता है। शिवाजी की मां को बड़ा आघात पहुंचता है क्योंकि वो बड़े पुत्र थे। तो वहां से फिर शिवाजी का जो सैन्य गतिविधि है उसका दूसरा चरण स्टार्ट होता है। और
एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण ये भी था कि इस समय तक दक्षिण में जो मुगल सूबेदार था औरंगजेब, उसके कारण बीजापुर जो था वो, क्योंकि बीजापुर के साथ संघर्ष चलते रहता था, इसलिए बीजापुर खुलकर मराठों के साथ दुश्मनी जो है वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तरफ औरंगजेब का जो नीति था, तो भले ही बीजापुर मुस्लिम राज्य था लेकिन वो शिया राज्य था, इसलिए औरंगजेब के निशाना पे वो भी होता था। और औरंगजेब का पूरे भारत वर्ष में मुगल साम्राज्य को फैलाना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इस क्रम में क्या होता है कि औरंगजेब उत्तर भारत की तरफ लौट आता है, क्योंकि यहाँ उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है। तो भाई उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है, तो अपना जो राजा का जो पद है उसके लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए औरंगजेब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता है। और ये जो है वो एक सुनहरा मौका नजर आता है बीजापुर के सुल्तान को, और उसको लगता है कि ये सही समय है कि शिवाजी को सबक सिखाया जाए और उनको खत्म किया जाए, या उनके आतंक को खत्म किया जाए, या इसको ठंडा किया। खैर, ये जो उत्तराधिकारी का युद्ध है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में किसी और क्लास में पढ़ेंगे, जब मुगल के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो है फिलहाल हम चलते हैं बीजापुर और मराठा का जो संघर्ष है उसके तरफ। तो प्रतापगढ़ का युद्ध जो है वो 1659 अब किस तरीके का ये पृष्ठभूमि बनता है इसको आप थोड़ा समझना। तो कहता है कि 4 नवंबर 1658 ईस्वी को आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उसका जो अल्पवयस्क पुत्र है अली आदिल शाह, वो शासक बनता है। अब अली आदिल शाह जब शासक बनता है तो राज्य में चारों तरफ अव्यवस्था रहता है, क्योंकि आप जब भी आप देखेंगे पूरा मुगल पीरियड आप देखें, या और भी अलग अलग राजवंशों का जब आप इतिहास देखेंगे, तो उत्तराधिकारी का निश्चितता न होने के कारण, उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम न होने के कारण, एक राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता था। जहां उत्तराधिकारी का समस्या नहीं होता था, वहां जो बड़े बड़े सरदार थे, महत्वाकांक्षी सरदार थे, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप अपने आपको धीरे धीरे राजा से स्वतंत्र करने का प्रयास करते थे, या राजा के ऊपर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते थे। खैर, जो भी है, तो कहता है कि इसी क्रम में मीर जुमला, जो कि मूलों का दक्षिण का उस समय एक सेनापति था, उसने इसका फायदा उठाकर बीदर, कल्याणी और पुरंदर पर अधिकार कर लिया। क्योंकि पुरंदर का जो किला था वो इस समय तक हमने पहले पढ़ा कि पुरंदर का जो किला था उस पर शिवाजी का अधिकार था, शिवाजी ने इसको अपने अधिकार में कर लिया था। इसलिए जब उसने बीजापुर के शासक का ये जो किला था उस पर अधिकार किया, तो शिवाजी ने मुगलों की सेना पर ही आक्रमण कर दिया। अब यहाँ आप समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ दिक्कत ये था कि बीजापुर जो है वो पूरे दक्षिण भारत का जो एरिया था उसको वो अपना समझता था कि भाई ये सारा कुछ हमारा है, इसलिए मुगलों ने तो उस पर अटैक किया। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरा था, क्योंकि यहाँ एक तीसरा शक्ति पहुंच गया था और वो थे मराठे, इसलिए मराठों ने इसमें इंटरफेयर किया। और चूंकि शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो चाहे बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, निजाम शाही का शासनकाल हो, बहमन वंश का शासनकाल हो, तो उस समय से ये जो मराठे थे वो एक प्रकार से दक्षिण जो शिया मुस्लिम शासक थे उनके लिए एक सेनापति के रूप में कार्य करते थे और उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया था। अब चूंकि मराठे खुद को संगठित कर रहे थे, इसलिए अब
एक तो था कि भाई हमारा राज्य पे अटैक किया, मतलब सिया जो बहुल राज्य है तो उसके सेना नायक लोग यही लोग थे, तो इन लोग जो है वो मुगलों के अटैक से उनको बचाते थे या मुगलों के विरुद्ध लड़ते थे। लेकिन अब क्या था कि इन सिया राज्यों के ही बहुत सारे किले पर इन्होंने खुद अधिकार कर लिया था, और जब मुगलों ने उन किलों पे अधिकार किया तो इन्होंने डायरेक्ट मुगल पर आक्रमण कर दिया। अब इस समय हमने आपको बताया कि उत्तराधिकारी का जो युद्ध चल रहा था, तो औरंगजेब को वापस उत्तर की तरफ, राजधानी की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब जो था वो अपने आप को राजा घोषित करना चाहता था। इससे क्या हुआ कि जो बीजापुर का सुल्तान था उसको बड़ा अच्छा मौका मिला, उसको लगा कि भाई यही समय है कि शिवाजी को ठंडा किया। तो उसने अफजल खां, जिसको अब्दुल्ला भटारी भी कहा जाता है, अब्दुल्ला भटारी भी उसका नाम था, वो पहाड़ी चूहा पकड़ने का दायित्व इसको दिया गया, अफजल खां। अब ये अफजल खां को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि जो अफजल खां था वो कभी बीजापुर की सल्तनत में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले का मित्र हुआ करता था। मतलब शाहजी भोसले और अफजल खां बीजापुर के दो प्रमुख सेना नायक हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब शिवाजी का इस प्रकार का जो आक्रमण था वो बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ कि कहीं न कहीं बीजापुर का जो सुल्तान था उसको शाहजी पर शक होने लगा कि शायद यही जो है वो अपना बेटा को प्रोत्साहित कर रहा है, और ये जो है वो गोलकुंडा के साथ शायद ये गठजोड़ कर रहा है। इसलिए बीजापुर के शासक ने अफजल खां के थ्रू शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उनको कैद कर लिया। बाद तो एक प्रकार से शिवाजी का अफजल खां से पहले ही दुश्मनी चल रहा था। दूसरा हमने देखा कि कनकगिरी में 1655 ईस्वी में एक अभियान के दौरान अफजल खां ने एक अभियान किया। उस दौरान शिवाजी के जो बड़े भाई थे संभाजी, उनकी मृत्यु हो गई। तो दूसरे तरीके से भी अफजल खां जो था वो शिवाजी से इनका दुश्मनी का दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये था कि अफजल खां अपने आप को एक धर्मांध मुसलमान के रूप में इसने पेश किया, तो और शिवाजी हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इसलिए भी इन दोनों के बीच जो प्रतिद्वंदिता था वो बढ़ रहा था। और एक प्रकार से अफजल खां उस समय, जैसे शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी, और अफजल खां दोनों एक लेवल के व्यक्ति थे। शाहजी तो अपने पुत्र के विरुद्ध अभियान कर नहीं सकते थे, या बीजापुर के सुल्तान को ऐसा लगता था कि अगर इसके पिता इसके विरुद्ध अभियान करेगा तो वो इसमें नरमी बरतेगा। इसलिए उसने अफजल खां को भेजा कि भाई पहाड़ी जो चूहा है उसको पकड़ के लाओ। तो यहाँ जो है वो एक ये भी प्रसंग आता है कि पहाड़ी चूहे की संज्ञा किसे दी जाती है। पहाड़ी चूहे की संज्ञा जो है वो दी जाती है शिवाजी को। माउंटेन रैट भी कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों में युद्ध करने में ये एकदम निपुण। और अगर शुरुआत पे भी हम देखें तो जितने भी शासक थे, चाहे बीजापुर हो या बहमनी या निजामशाही जो भी हो, उस काल में जो जो मराठे सरदार उनके सेवा में कार्यरत थे, तो ये जो अधिकतर जो पहाड़ी दुर्ग था वो मराठों के नियंत्रण में ही था, क्योंकि मराठे जो थे वो पहाड़ों में युद्ध करने की कला में निपुण माने जाते थे। तो इसलिए शिवाजी को पहाड़ी चूहा जो है वो कहा गया, और अफजल खां को ये निर्देश दिया गया कि उस पहाड़ी चूहे को पकड़ के लाया जाए, हमारे पास पेश किया जाए। अफजल खां एक बड़ा सेना लेकर वो वहां से निकलता है, और अलग अलग जगहों पे जो सोर्स हैं वो अलग अलग सेना की संख्या बताते हैं। कोई 10,000 सेना बोलता है, कोई 25,000 सेना। हाँ, ये जरूरी था कि एक बहुत बड़ी फौज लेकर अफजल खां जो है वो निकलता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कुछ मराठे सरदार जो कि बीजापुर के यहाँ काम कर रहे थे उनकी सेवा में थे। इसके साथ और भी बहुत सारे जो मुस्लिम सरदार थे वो भी उनके साथ
वहां से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि सबको ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आता है। सबको ये लगता है कि अरे ये शिवाजी बहुत नाक में दम किए हुए था यार, ये ठंडा होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आज भी हमारे यहाँ होता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बगल वाला सोचता है कि अच्छा इसको ठंडा करने वाला आ गया है। ठीक है, और जैसा कि आप तराइन के युद्ध में पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान का जब हम वो इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं जयचंद का नाम सुनते हैं। तो इस प्रकार के लोग, ऐसा नहीं था कि उसी काल में थे, बहुत पीछे से, मतलब पिछले काल में भी और बाद के काल में भी ऐसे लोगों का संख्या कम नहीं था। ऐसे लोग थे हमारे भारतवर्ष में, और यही कारण है कि हम इतने लंबे समय तक अलग अलग जो लोग थे उनके गुलाम रहे। है, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। कहता है कि 1659 ईस्वी में अफजल खां पहुंचता है तुलजापुर, और तुलजापुर का जो भवानी मंदिर है उसको नष्ट करता है। अब यहाँ तुलजापुर में ये जो भवानी मंदिर है, वो भवानी मंदिर शिवाजी का जो कुल देवी है उनकी यहाँ मतलब वो देवी थी, यहाँ कुल देवी थी, शिवाजी की कुल देवी भवानी का मंदिर था यहाँ, जिसको ये मंदिर को नष्ट करता है। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर के सामने ही गाय जो है उसको काटा जाता है, मंदिर को पवित्र किया जाता है, और एक प्रकार से चैलेंज किया जाता है शिवाजी को कि भाई देखो हम तुम्हारा जो आराध्य है उनको इस प्रकार का वो मंदिर को तुम्हारा नष्ट कर रहे हैं, तुम्हारी जो कुल देवी है उनको भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये जो कृत्य था अफजल खां का, वो विशेष रूप से इसलिए था कि ताकि शिवाजी जो है वो क्रोधित हो जाए, और क्रोधित होकर वो खुले मैदान में आकर सामना कर सके। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और आगे भी हम वो देखेंगे इस क्रम में। ठीक है, कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अफजल खां को शिवाजी ने धोखे से मारा। अफजल खां तो शिवाजी से बातचीत कर रहा था, शिवाजी ने पहले बार किया। अरे ये इस प्रकार का कृत्य कर रहा था कि शिवाजी तो पहले से ही कंफर्म थे कि ये जो है इसका इरादा नेक नहीं है। और इन लोगों का ये आदत था, मतलब आप किसी भी इतिहास को उठाकर किसी भी पीढ़ी को आप देख लेंगे तो इस प्रकार के जो शासक थे, धर्मांध थे, उन्होंने आस्थाओं पर सबसे पहले चोट किया, ताकि आस्था ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति मृत्यु को चुनना पसंद करता है और आस्था को बचाने का भरसक प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो तुलजापुर में जो भवानी मंदिर था उसको इसने नष्ट किया। अब बहुत सारे जो लोग हैं, अगर कोई शहर के व्यक्ति होंगे तो वो ये इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे हिंदू धर्म और सभ्यता संस्कृति में कुल देवी का क्या महत्व होता है। गांव के जो लोग हैं वो इसको समझेंगे। आज भी गांव में हमारे कुल देवता होते हैं, और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो कुल देवता है उनकी पूजा होती है। अगर ब्याह शादी है तो सबसे पहले कुल देवता को निमंत्रण जो है वो दिया जाता है, या और भी जितने भी धार्मिक कार्य हैं सबसे पहले कुल देवता को ही का ही वो पूजा पाठ किया जाता है। हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप रामायण देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि मेघनाथ अंतिम में जाता है वो अपनी कुल देवी जो निकुंभला, मतलब निकुंभला का मंदिर, मतलब निकुंभला माता जो होती है वो मेघनाथ का मतलब कुल देवी होती है, जहाँ पे वो पूजा करने जाता है। और विभीषण जो है वो ये बताता है कि अगर वो कुल देवी निकुंभला का पूजा संपन्न कर लिया तो फिर उसको कोई नहीं मार सकता है। और वहां जो है वो न जाकर पहले लक्ष्मण जो है उसको युद्ध के लिए ये करते हैं, और उसका जो पूजा है वो संपन्न नहीं होने देते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि जो कुल देवता थे उनका क्या महत्व था हमारा जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है
उसमें। और यहाँ तुलजापुर में जो भवानी मंदिर है, जिसमें माँ भवानी थी, जो कि शिवाजी के कुल देवी थी, वहां मंदिर को ये नष्ट करता है, मंदिर को पवित्र करता है। मंदिर के आगे जो है वो गाय को काटा जाता है। इसके बाद कहता है कि 17 से 30 किलोमीटर उत्तर तिरवल के नजदीक बाई एक जगह है, ठीक है, वहां ये पहुंचता है। ये जो बाई है वो बड़ा महत्वपूर्ण जगह उस समय था, क्योंकि यहाँ 100 से अधिक हिंदू मंदिर थे और कृष्णा नदी के तट पर ये स्थित था। तो यहाँ आकर वो अपना जो डेरा है सेना का, वो सैन्य डेरा जो है वो यहाँ पे वो लगा देता है बाई। अब कहता है कि जो बाई है वहां पहले, क्योंकि अफजल खां बाई का कुछ समय के लिए सूबेदार भी रह चुका था, इसलिए बाई का जो क्षेत्र था उससे वो भली भांति परिचित था। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने बाई को अपना सैन्य अड्डा बनाया। फिर कहता है कि उसके बाद पंढरपुर का जो विठल मंदिर है, ठीक है ना, उसको भी ये अपवित्र करता है। और ये जो पंढरपुर के जो विठल मंदिर है, जो भगवान विठोबा, जो कि बाद में आप जब पेशवा का काल पढ़ेंगे तो ये विठोबा बड़ा महत्व है। विठोबा जो है वो एक प्रकार से पेशवाओं के मतलब पूज्य आराध्य माने जाते हैं। तो इस मंदिर को भी इसने नष्ट किया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया, और वहां भी जो है वो अपवित्रता फैलाई। ये जो विठल मंदिर है वो सोलापुर जिला में भीमा नदी के किनारे चंद्रभागा के तट पर। चंद्रभागा मतलब वहां जो है वो नदी जो है आकर चांद के आकार का हो जाता है, ठीक है, तो उसको चंद्रभागा कहा जाता है, भीमा नदी के तट पर। तो उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है। अब शिवाजी जो है वो क्या करते हैं कि शिवाजी अभी तक वो शांत रहते हैं, वो स्थिति को भांपते रहते हैं। वो जानते हैं कि अफजल खान जो है वो जानबूझकर हमको भड़का रहा है और वो चाह रहा है कि किसी प्रकार से शिवाजी जो है खुले मैदान में आए और खुले मैदान में मराठों का शिकार किया जाए, क्योंकि अफजल खान के पास सैन्य शक्ति शिवाजी के सैन्य शक्ति से ज्यादा था। और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो शिवाजी के सही सैन्य शक्ति के बारे में बताते भी नहीं है कि भाई शिवाजी के पास कितना वो सेना था। खैर, शिवाजी जो थे वो राजगढ़ के किला से निकलकर प्रतापगढ़ के किला में पहुंच जाते। मतलब अफजल खां को तो लगा था कि राजगढ़ से ये बाहर आके और हमसे युद्ध करेगा, लेकिन शिवाजी और राजगढ़ से और अंदर जो दुर्गम एक पहाड़ी एरिया है, घना जंगल से घिरा हुआ प्रतापगढ़, वहां ये पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये अपना डेरा जमा लेते हैं। अब चूंकि इस बीच में बहुत सारा जो छिटपुट लड़ाई है वो होते रहता है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरदारों के द्वारा छापा मारना, फिर वहां जो है मतलब पहले अफजल खान के सरदार जो है वो वहां गया, वहां कब्जा कर लिया, फिर शिवाजी के अलग अलग जो सरदार है वो वहां गए और वो कब्जा कर लिए। एक प्रकार से ये जो युद्ध था, जिसमें हमने पहले आपको बताया था कि जावली का जो किला था, जो कि चंद्रराव मोरे के अधीन था, और उस पर जो शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो सुपा का किला था। तो ये जो दो लोग थे वो मुख्य थे, और ये जावली जो था वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। जावली के किला को जीतना ही इस युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। अब दोनों के बीच एक संवाद होता है। कृष्णा जी भास्कर, जो कि अफजल खां के दूत थे, उनको अफजल खां भेजता है शिवाजी के पास कि भाई तुम सरेंडर कर दो और तुमको जो है वो हम माफ करवा देंगे बादशाह से, और तुम जो है वो इस प्रकार का जो भी मतलब तुम्हारा गलती उसको माफ कर दिया जाएगा, तुम सिर्फ सरेंडर कर दो।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कृष्णजी भास्कर थे वो एक मराठा ब्राह्मण थे, जिनको शिवाजी ने बहुत सत्कार किया, उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, और इसके साथ ही उन्होंने उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आखिर अफजल खां का इरादा क्या है। और इन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने इशारों इशारों में कुछ इस प्रकार के संकेत दिए जिससे शिवाजी को ये पता चला कि अफजल खां का इरादा सही नहीं है। क्योंकि पहले तो शुरू से ही वो इस बात को समझ रहे थे, या हर लोग इस बात को समझेगा कि मंदिर को नष्ट कर रहा है, जानबूझकर उकसा रहा है, ये कर रहा है, तो वो तो पहले ही से क्लियर था कि उसका इरादा नेक नहीं है। लेकिन यहाँ जो है इस बात पर एक मुहर लग गया, और उस मुहर को पुष्ट कर दिया गोपीनाथ ने, जो कि शिवाजी के खुद का ये दूत है। तो इन्होंने जो समाचार लाया वो कृष्णजी भास्कर के जो एक प्रकार से मैसेज था, उस पर जो मुहर, पहले तो इनको पता था, तो जान ही रहे थे शिवाजी की ये करेगा, तो ये मैसेज तो था इनके पास, लेकिन उस मैसेज पर एक मुहर जो है वो लगाया कृष्णजी भास्कर ने, इस प्रकार का इशारा किया जिससे वो मुहर लग गया कि हाँ ये बात तो सही है। लेकिन जब गोपीनाथ ने आकर फिर उसी चीज को कंफर्म किया, तो अब ये पूरा एकदम क्लियर हो गया कि अफजल खां जो है उसका इरादा सही नहीं है। अब अफजल खां की तरफ से जो मुख्य सरदार थे उनमें से अंबर खां था, सैयद बंदा था, फजल खान था, याकूब खान था, सिद्दी हिलाल, इसके नेतृत्व में ही ऊना पर अटैक किया गया था। फिर मूसा खान था। इसके साथ साथ दो और बीजापुरी सेना नायक में दो और मराठे भी शामिल थे, जिसमें एक था पिलाजी मोहिते और दूसरा था प्रताप राव मोरे। ये प्रताप राव मोरे जो था वो चंद्रराव मोरे का पुत्र था, और चंद्रराव मोरे उस समय मराठाओं का एक मराठा सरदार हुआ करता था, और इसी का किला, जावली का जो किला था, उसको शिवाजी ने जीता था। और ये जो प्रताप राव मोरे और इसका एक और भाई जो है वो भाग गया था, तो वो भी इस युद्ध में था, क्योंकि उसको जो है वो अपने पिता की मृत्यु का और अपने रियासत को फिर प्राप्त करना था, तो वो भी इस युद्ध में बीजापुर के सेना नायक के रूप में कार्य कर रहा था। तो एक थे पिलाजी मोहिते, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि सुपा में जो संभाजी मोहिते थे, जो कि शिवाजी के चचेरे भाई थे, एक प्रकार से कहने का मतलब है कि शिवाजी के ये संबंधी ही थे, ठीक है। लेकिन इनसे जो सुपा का जो किला जो छीना गया था, तो उनका भी जो पुत्र था पिलाजी मोहिते, वो भी इस युद्ध में बीजापुर की सेना के तरफ से लड़ रहा था। अब ये तो बीजापुर के सेना नायक थे। अब कुछ देख लेते हैं कि भाई शिवाजी के सेना नायक में किस प्रकार के लोग। चलिए इससे पहले देख लेते हैं वो घटना, उसके बाद इसको एक एक करके समझेंगे। कहता है कि 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां शिवाजी के बगनाखा के शिकार हुए। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ में पहले शिवाजी ने बातचीत से अफजल खां को ये प्रेरित किया, या अफजल खां को इस प्रकार का लगा कि शिवाजी जो है वो बड़ा डरा हुआ है और वो संधि करना चाहता है। इसके साथ साथ ही ये भी शर्त रखा गया कि भाई दोनों लोग जो है वो नत्था मिलने आएंगे, और ज्यादा जो लोग हैं साथ में वो नहीं रहेंगे, बस कुछ अंगरक्षक होंगे और बाकी हम दोनों जो है वो एकांत में ही बात करेंगे। इसके साथ शिवाजी तो और चतुर थे, इसके बारे में हमने पिछले जो उनका जितना भी सैन्य अभियान है उसमें देखा कि जहां जरूरत पड़ा तो घूस देकर भी किला को जीत लिया, जहां जरूरत पड़ा तो मतलब एकाएक अटैक करके भी ये कर लिया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं खफी खां है, वो बताते हैं कि
मतलब शिवाजी जो थे वो एक प्रकार से उसको हम कह सकते हैं कि शैतानों के बाप थे। तो शिवाजी तो पहले से ही ये निपुण थे इन सारी चीजों में। अब यहाँ क्या होता है कि अफजल खां को ऐसा प्रतीत करवाया जाता है कि शिवाजी आपसे बहुत डरे हुए हैं और शिवाजी का सेना भी आपसे डरा हुआ है, इसलिए आपका जो सेना है आप उसको साथ में लेकर मत जाइए, सेना को थोड़ा दूर पे रहने दीजिए। भाई जहां सैन्य घेरा लगा हुआ है वहीं पे रहने दीजिए और आप जो है वो खुद डोली से वहां चलिए, आपके साथ जो होंगे अंगरक्षक दो चार वो रहेंगे और शिवाजी के भी तरफ से वैसे ही लोग रहेंगे, दो चार अंगरक्षक और वो रहेंगे, और आप लोग दोनों जो होंगे वो एकदम निहत्थे होंगे, कोई जो है वो शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। अब अफजल खां को लगता है कि भाई शिवाजी तो डरा हुआ है, चलो, और इसके साथ ही अफजल खां का इरादा भी सही नहीं था, उसको लगा कि हम अकेले ही शिवाजी को निपटा देंगे, इसमें टेंशन का लेना है, चलो सामने तो आए कम से कम। और इधर शिवाजी भी जो थे वो एक अलग प्रकार का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी अपना प्लानिंग करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनको भी पता था कि ये वही अफजल खां है जो कि हमारे पिताजी का प्रतिद्वंदी रहा है, हमारा पिताजी को गिरफ्तार करवाने में इसका मुख्य हाथ रहा है, हमारे भाई की हत्या में इसका मुख्य हाथ रहा है, हमारा जो कुल देवता की जो मंदिर है उसको अपवित्र इसने किया है। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि ये इतना जल्दी मानने वाला नहीं है, और ये भी उसी पल का इंतजार कर रहे थे जिस पल का इंतजार अफजल खां कर रहा था। मतलब जिस प्रकार अफजल खां बस ये सोच रहा था कि किसी प्रकार से शिवाजी हमारे सामने आ जाए, हम उसको खत्म कर दे, तो इसका जानकारी शिवाजी को भी था और इनको भी यही इरादा था कि अच्छा ठीक है तुम हमारे सामने आओ और हम तुमको खत्म कर। तो कहता है कि पहले अफजल खां के लिए एक भव्य वो बनाया गया, मतलब छत्र उत्र लगाया गया, अफजल खां आया, प्रतापगढ़ में जो है वो मुलाकात हुई, लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई तो एक दूसरे को गला लगाया गया, और जब गला लगाया गया तो अफजल खां चूंकि ज्यादा बड़ा था, लंबा छोटे का, और शिवाजी थोड़ा नाटा थे, तो अफजल खां ने शिवाजी को अपने बाएं हाथ में जकड़ लिया और जकड़ के उनके ऊपर जो वो अपना कटार लाया था उससे उनके ऊपर उसने हमला कर दिया। लेकिन शिवाजी पहले से ही इस बात को समझते थे या उनको इस खतरा का आभास था, इसलिए उन्होंने पहले ही कवच वो पहन रखा था, इससे अफजल खां का जो वार था वो बेकार गया। तो दूसरी तरफ शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में बगनखा पहन रखा था और उस बगनखा को शिवाजी के पेट में घुसाकर और उसका जो अतड़ी है उसको निकाल लिया, जिससे अफजल खां का ये जो पकड़ा हुआ था वो ढीला हो गया और वो चिल्लाने लगा कि हमारे साथ वो धोखा हुआ है, दगा हुआ है, दगा हुआ है। और ये दगा दगा वाला ये है वो आप इसको समझ सकते हैं कि आज इस प्रकार के जो लोग हैं वो किस प्रकार से छाती पीटते हैं, मतलब दूसरे को मार दे तो अच्छा, लेकिन हमको कुछ हो गया तो मतलब तुरंत विक्टिम कार्ड खेलना, ठीक है ना। तो ये विक्टिम कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है हमको आपको लगता है आज आया, ये आज नहीं आया, बहुत पहले से विक्टिम कार्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहां ये भी अफजल खान ने वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया, वहां से चिल्लाने लगा कि हमारे साथ दगा हुआ है, और ऐसा करने का मेन कारण था कि वो अपने अंगरक्षकों को सतर्क कर सके, ठीक है। और इसी क्रम में कहता है कि इसी क्रम में एक है, देखिए, जीवाजी महाला, मतलब जब ये चिल्लाता है ना तो उसका जो अंगरक्षक होता है सैयद बंदा, वो अपना तलवार निकालता है और शिवाजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन
जीवाजी महाला जो है वो उसके द्वार को विफल कर देते हैं। और एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि जीवाजी महाला के द्वार के कारण उस दिन शिवाजी का जान बच गया और फिर सैयद बंदा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये जीवाजी जो महाला थे वो एक प्रकार से शिवाजी के अंगरक्षक, मेन अंगरक्षक थे। शिवाजी के एक प्रकार से कह सकते हैं दाहिना हाथ थे जीवाजी महाला। ऐसा माना जाता है कि जैसे भगवान राम के कार्य को आसान बनाते थे कौन, तो हनुमान जी, वैसे ही शिवाजी के काम को आसान बनाते थे कौन, तो ये जीवाजी महाला। ये जीवाजी महाला नाई जाति से बिलोंग करते थे और ये महापद्मनंद के वंश से संबंधित थे। महापद्मनंद, जब आप नंद वंश पढ़ते हैं, ठीक है, नंद वंश को ही हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये जो नंद वंश थे जिसके सबसे महान शासक महापद्मनंद थे, ठीक है ना, उस महापद्मनंद के ये वंशज थे। और ये महापद्मनंद जो थे वो नाई जाति से बिलोंग करते थे। हमने जो पिछला क्लास, अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें तो आप पिछले वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं, नंद वंश के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं तो महाजनपद काल के बाद नंद जो वंश है, ठीक है ना, अजात बिंबिसार, अजात शत्रु, इन सारे लोगों को पढ़ने के बाद आपको फिर नंद वंश के बारे में पढ़ना है। तो वहां आप जाकर नंद वंश का जो वीडियो है वहां आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से नाई जाति से संबंधित थे। तो ये महापद्मनंद के वंशज थे जीवाजी महाला, जिन्होंने एक प्रकार से शिवाजी के जीवन को बचाने का कार्य किया। इसके बाद एक जो सरदार थे संभाजी काबजी, तो जब अफजल खां को वो पेट से अंतड़ी निकाला गया तो ये तो चिल्लाया धोखा धोखा, और उसके बाद अपने लोग को सतर्क किया, जिससे सैयद बंदा ने शिवाजी पर अटैक किया, लेकिन शिवाजी महाला ने उसके अटैक को विफल कर दिया और उसको मार दिया। अब अफजल खां जो है वो भाग रहा था, अपने पालकी की तरफ जा रहा था चढ़ने, लेकिन शिवाजी महाला जो है वो क्या करते हैं कि जो पालकी ले जाने वाला होता है उसका गोड़ जो है मार के तोड़ देते हैं और अफजल खां का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद कान्होजी जेधे रोहितेश्वर के ये किलेदार थे। शिवाजी के आरंभिक जो सबसे पहला किला जीता था शिवाजी ने, वो यही रोहितेश्वर का किला था। और ये जो रोहितेश्वर का किला था उसको कान्होजी जेधे को दिया गया था, क्योंकि कान्होजी जेधे जो थे वो शिवाजी के एक प्रमुख और भरोसेमंद सरदार थे। ये कान्होजी जेधे जो थे वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कान्होजी जेधे जो थे वो शिवाजी के पिता शाह जी के भरोसेमंद और एक सेना नायक थे, जिनको शाह जी ने शिवाजी की सुरक्षा के लिए भेजा। क्योंकि पिता तो पिता होता है, उसको ये समझ में उनको आता था कि ये तो ज्यादा खतरनाक लड़ते रहता है, कहाँ क्या करेगा। तो एक प्रकार से जो कान्होजी जेधे थे उनको शिवाजी के पिता ने कहा कि तुम अब हमारा सुरक्षा, हमारा अंगरक्षक वाला काम छोड़ो और जो हमारा बेटा है शिवाजी उसके साथ तुम रहो, देखो, क्योंकि वो जो है वो ज्यादा खतरनाक है, हमसे उसका जान का खतरा ज्यादा है, इसलिए ये बड़ा विश्वास पात्र थे। तो शिवाजी जी इन पर बहुत विश्वास करते थे। तो रोहितेश्वर का जो किला था वो कान्होजी जेधे के अंदर था और इसके साथ ही बीजापुर के फरमान का उल्लंघन करता। अब ऐसा था कि जब बीजापुर का जो शासक था, जब अफजल खां के नेतृत्व में एक सेना भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए, तो उसने जितने भी उस क्षेत्र के जितने भी सरदार, सारे लोगों के पास एक फरमान भेजा कि तुम शिवाजी का किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करोगे और तुमको शिवाजी के विरुद्ध लड़ना है।
और जो भी हमारा इस फरमान का उल्लंघन करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा ही एक फरमान जो है वो कान्होजी जेधे के पास आता है। तो कान्होजी जेधे जो थे वो इस फरमान को शिवाजी के पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या किया जाए। तो एक प्रकार से ये शिवाजी के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे। अब कान्होजी जेधे जो थे उन्हीं को पैदल सेना के ये हेड थे, ठीक है। और जगह जगह हमने आपको बताया कि जगह जगह पे क्या हो रहा था कि वाई में सेना का कैंप लगा हुआ था, लेकिन जगह जगह पे अटैक छिटपुट अटैक हो रहा था। और उस अटैक को फिर एक प्रकार से काउंटर अटैक करने के लिए वो पैदल सेना का जो सेनापति थे कान्होजी जेधे, वही इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। तो जब ऐसा ये घटना होता है तो ये जो कान्होजी जेधे का जो पैदल सेना होता है वो अफजल खां का जो तोपखाना सेना है उस पर आक्रमण कर देता है और उसके तोपखाना को नष्ट कर देता है। इसके बाद नेताजी पालकर जो होते हैं वो घुड़सवार सेना की सेनापति होते हैं और ये अफजल खां का जो सैन्य शिविर था वाई, वहां पे ये आक्रमण करते हैं और वहां अफजल खां के सेना को कत्लेआम मचा देते हैं। अफजल खां का जो सैन्य शिविर है उसको लूट लिया जाता है, बहुत सारी सेना जो है मार दिया जाता है, बहुत सारा धन संपत्ति जो है हाथी घोड़ा ऊंट रुपया पैसा जो है वो युद्ध के बाद लूट के सामग्री के रूप में मराठे लोग जो है वो अपने पास जब्त कर लेते हैं और वाई को फिर से स्वतंत्र करवाया जाता है। इसके बाद है एक और व्यक्ति थे तानाजी मालसुरे, जो कि रोहिणी के सूबेदार थे और ये भी शिवाजी के बड़े विश्वास पात्र सरदार थे। एक और व्यक्ति थे मोरोपंत पिंगले। ये मोरोपंत पिंगले भी शिवाजी के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति में से थे और जो मराठे थे मराठों के ये पहले पेशवा भी थे। पेशवा जो था वो एक प्रकार से मराठों का प्रधानमंत्री होता था या सम्राट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो पेशवा का होता था। बाद में हम देखेंगे चल के कि किस प्रकार से पेशवा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शिवाजी के कुछ अपने सरदार महत्वपूर्ण सरदार थे जिन्होंने इस युद्ध में भूमिका निभाया। तो दूसरी तरफ जो अफजल खां था उसके कुछ प्रमुख सरदार थे और किस प्रकार से शिवाजी के सरदारों ने अलग अलग प्रकार की भूमिका को निभाते हुए प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खां की सेना को या बीजापुर की सेना को ध्वस्त करने का कार्य किया। इसके बाद कहता है कि जो पन्हाला दुर्ग है उसको जीत लिया जाता है तथा दक्षिण के कृष्णा नदी के किनारे का जो प्रदेश है उन सारे प्रदेशों को मराठों ने धीरे धीरे करके जीतना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खां का जो सर है उसको लाया जाता है और उसको जो है शिवाजी अपनी जो माँ है जीजाबाई उनको वो भेंट देते हैं, जो राजगढ़ का जो किला है वहां भेंट स्वरूप जो है वो देते हैं। ठीक है, कहता है कि जनवरी 1660 ईस्वी में लूट का भारी सामान के साथ रायगढ़ जो है वो शिवाजी पहुंचते हैं
इसमें बहुत सारा ऊंट, हाथी, सोना, चांदी, रुपया के साथ साथ अफजल खां का सर भी होता है, जिसको वो अपनी माँ जीजाबाई को भेंट करते हैं कि लो, यही व्यक्ति ने तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र संभाजी की हत्या की थी, उसी पुत्र ने। और ये मेन जो सर जो है ना सौंपने का, वो उसका मेन कारण यही था कि शिवाजी का जो बड़ा भाई थे उनकी हत्या किसने ही की, अफजल खान ने की थी। और यही कारण है कि मतलब इसे जीजाबाई बड़ा दुखी हो गई थी। ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि अफजल खान के साथ शिवाजी का एक मतलब पारिवारिक जो प्रतिस्पर्धा है, पारिवारिक जो कटुता है वो भी था कि भाई इसने हमारे बड़े भाई की हत्या की। और शिवाजी का जो परिवार था उनका उनके बड़े भाई से बड़ा लगाव था, क्योंकि वो हमेशा अपने पिताजी के साथ ज्यादा अधिकतर जो है वो वही रहते थे, संभाजी ही रहते थे। तो मतलब संभाजी को ही साहू जी का उत्तराधिकारी माना जाता था। और ये जो संभाजी थे उनकी हत्या से जो शिवाजी का परिवार था वो इतना ज्यादा दुखी हुआ कि बाद में उस दुख को भरने के लिए जब शिवाजी के पुत्र ने जन्म लिया तो उस पुत्र का नाम भी संभाजी ही रखा गया। आप इसको ऐसे समझ सकते। कहता है कि अगले 15 दिन में सतारा, कोल्हापुर और जो कोंकण का प्रदेश था उसको जीता गया। अब बीजापुर का जो सुल्तान था अली आदिल शाह बड़ा चिंतित हुआ। उसको लग रहा था कि तो पहाड़ी चूहा है, इसको पकड़ के लाओ, हमारे सामने पेश करो, राइट। और हम जो है वो सिंहासन पर रहेंगे, घुटना के बल वो बैठा हुआ होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, हमसे क्षमा याचना कर रहा होगा। और अब समझ में आया कि रे भाई तो लोटिया बुढ़िया सब लेके भाग गया और लंगोटियो मेरा लेके भाग गया, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या हुआ कि तब उसने करनूल जिला का जो अधिकारी था सिद्धि जौहर, उसको पन्हाला के दुर्ग पर अटैक मतलब करने का आदेश दिया। शिवाजी इस समय पन्हाला के दुर्ग में ही थे, पन्हाला के दुर्ग को जीता तो यही वो थे। सिद्धि जौहर ने पन्हाला के दुर्ग को घेर लिया और वहां पे भी एक ये प्रसंग आता है कि यहाँ भी शिवाजी ने बड़ा चतुराई का परिचय देते हुए जब इनको लगा कि यहाँ पे उसका सैन्य बल ज्यादा हो रहा है तो पन्हाला से ये निकल भागे और निकलकर ये विशालगढ़ के किला में चले गए। अब यहाँ का एक वो प्रसंग ये आता है कि पन्हाला के दुर्ग में पहले शिवाजी क्या करते हैं कि अपने सेना को 2 भागों में बांटते हैं और मुख्य द्वार से एक जो सेना है उसमें कुछ जो लोग हैं वो मुख्य द्वार से निकलते हैं, जिससे जो बीजापुर के जो सेना है उसको लगता है कि शिवाजी भाग रहे हैं और वो उसका पीछा करते हैं। और तब तक दूसरे रास्ते से शिवाजी जो है वो आसानी से निकलकर बीजापुर के सैनिकों के हाथ में गोली धोते हुए वहां से निकलकर ये विशालगढ़ पहुंच जाते हैं। अब इसके अलावा जो बीजापुर के शासक था उसने खुद भी सेना का नेतृत्व करके और शिवाजी को परास्त करने का प्रयास किया, सबक सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उसको लगातार नाकामी मिला और अंत में एक संधि हो जाता है और उस संधि के अकॉर्डिंग पन्हाला और चाकन जो है का दुर्ग वो शिवाजी बीजापुर के शासक को सौंप देते हैं और इसके बदले बीजापुर का जो शासक है वो शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे देता है कि हाँ भैया तुम स्वतंत्र शासक हो, तुम्हारा अपना राज्य है, वो सारा एरिया जो है वो तुम्हारा है, हम तुम्हारे यहाँ नहीं अटैक करेंगे, तुम हमारे यहाँ अटैक नहीं करना। पहले क्या था कि पहले शिवाजी को एक कह सकते हैं कि एक भूमिया माना जाता था कि भाई ये तो छोटा मोटा जागीरदार है, ठीक है ना। और बीजापुर के साथ संघर्ष का भी यही कारण था कि बीजापुर के शासक मानते थे कि ये तो छोटा मोटा जागीरदार है, छोटा मोटा भूमिया है और ये जो है वो हमको कैसे चैलेंज दे सकता है, हम तो स्वतंत्र शासक है, हम तो राजा हैं
और ये तो एक छोटा जागीरदार है। लेकिन अब बीजापुर के शासक ने इस बात को मान लिया कि नहीं, अब आप एक स्वतंत्र शासक हैं, आपको स्वतंत्र शासक के रूप में हम मान्यता देते हैं। और इसके बदले शिवाजी ने पन्हाला और चाकन का जो दुर्ग था, कहा ठीक है ये दुर्ग ले जाओ, जब तक हमको राजा मानेगा तब तक ये दुर्ग रखो, और जिस दिन हमारा मुड पलटा फिर इसको जीत लेंगे। अब यहाँ पे जो कुछ इतिहासकार हैं उनकी बातों को थोड़ा हम देख लेते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इतिहासकार है खफी खां, और इसके साथ साथ एक अंग्रेज इतिहासकार है ग्रांट डफ, जो कि शिवाजी को षड्यंत्र का दोषी मानते हैं। ये कहते हैं कि शिवाजी ने षड्यंत्र किया था, शिवाजी ने अफजल खां के साथ विश्वासघात किया था। लेकिन इनका ये जो आरोप है वो उस समय के समकालीन जो मराठा इतिहासकार हैं या उस समय के और भी जो इतिहासकार हैं वो इस बात को नकार देते हैं। बाद में जो अंग्रेजी कुछ दस्तावेज मिले हैं अंग्रेजों के जमाने के, वो भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस समय शिवाजी का के द्वारा ये जो किया गया कार्य था उसे मराठा इतिहासकारों ने एक प्रकार से शिवाजी को बहादुर, चतुर और फुर्तीला बताने का प्रयास किया है कि भाई शिवाजी इस प्रकार के चतुर थे, इस प्रकार के बुद्धिमान थे कि वो अफजल खां के बहकावा में नहीं आए। अब किसने पहले अटैक किया, अफजल खान ने पहले अटैक किया कि शिवाजी ने पहले अटैक किया, ये विवादास्पद, ये पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, ये तो पता चलता ही है कि अफजल खां का उद्देश्य क्या था। अफजल खां का हमने ये सारा कुछ जो आपको बताया उससे आपको खुद ये अनुमान हो गया होगा कि अफजल खां का उद्देश्य क्या था। अब वहां जो लोग थे वो तो अफजल खां की तरफ वाले लोग तो मारे गए, बचे शिवाजी के लोग। तो ऐसा हो सकता है कि वो शिवाजी के अकॉर्डिंग वो बता दिए हों, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो बताया वही सच हो, क्योंकि जो पहले का जो परिदृश्य है उसको अगर हम देखते हैं तो उससे भी इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि भाई अफजल खान ने पहले शिवाजी का जो पिताजी थे उनके साथ वो शत्रुता निभाया, उसके बाद उनके भाई को मार दिया, उसके बाद जब आक्रमण भी कर रहा था तो बहुत सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा, उनको अपवित्र किया, उनको भ्रष्ट किया। और अफजल खान के पराजय के पीछे ये भी एक कारण था कि जब बीजापुर ने बाकी और जो सरदार थे उनको फरमान जारी किया कि आपको शिवाजी के विरुद्ध में युद्ध करना है, शिवाजी का साथ नहीं देना है, तो डर से बहुत सारे जो सरदार थे वो चुप रहे। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे जो सरदार थे वो शिवाजी की मदद भी कर रहे थे, क्योंकि अफजल खान ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया था, उनके मंदिरों को नष्ट किया था, उनका जो धार्मिक स्थान है उसको भ्रष्ट किया था, गाय की हत्या की थी। और हमने आपको बताया कि शिवाजी को बचपन से, चाहे उनकी माता हो या गुरु रामदास हो, उन्होंने उनको शुरू से यही मंत्र दिया था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो मातृभूमि है, माँ है, गौ है, ब्राह्मण है, उसकी रक्षा करना जो है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि भगवान ने आपको उसी के लिए भेजा है, गौ की रक्षा के लिए भेजा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको, तो हमारे जो पूर्वज हैं जो कि स्वर्ग में बैठे हैं वो भी हमको धिक्कारे हैं। तो इससे ये बात तो सिद्ध होता है कि अफजल खां शिवाजी को मारना ही चाहता था, क्योंकि शिवाजी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और क्या कारण हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और क्या कारण हो सकता है। और जैसा कि फिर एक चीज और आपको बता देते हैं कि गुरु रामदास ने जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद अलग अलग घूम के और वो मठ का निर्माण किया था हिंदू सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास, उन्होंने भी
पूरे महाराष्ट्र में घूम घूमकर मठों की स्थापना की थी, और वहां जो हिंदू नवयुवक लोग थे उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान भी देने का, मतलब वो जहां मठ खोले थे तो उस मठ में शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या भी दिया जाता था लोगों को, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें, जो आतताई हैं उनके अत्याचार से अपने आप को बचा सकें, और अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए उनसे बदला भी ले सकें। ठीक है, तो जो उनके गुरु थे उनका इस प्रकार का जो विचार था, इस प्रकार के जो उनके कार्य थे, उनको इस प्रकार का जो शिक्षा मिला था। और ऐसा तो नहीं है कि अफजल खान इस बात को नहीं जानता था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। हिंदू मंदिरों को नष्ट क्या किया, उनका जो कुल देवता का जो मंदिर है उसको भ्रष्ट किया, वहां गाय काटा, और ऐसा माना जाता है कि वहां कुछ इस प्रकार का भविष्यवाणी हुआ कि वहां इस प्रकार का कुछ अनहोनी हुआ, जिससे अफजल खान जो है वो थोड़ा वो सतर्क हो गया, उसको लगा कि नहीं सही में भगवान है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे जो मुगल कुछ शासक थे, जैसे एक मान्यता है कि अकबर ने वही जो लेटे हुए जो हनुमान जी का मूर्ति उसको हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा पाए, तो उसको भी लगा कि नहीं कुछ तो है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खफी खां और ग्रांट डफ का ये जो आरोप है शिवाजी के ऊपर वो निराधार प्रतीत होता है। तो दूसरी तरफ यदुनाथ सरकार जो है वो कहते हैं कि अफजल खां के विरुद्ध युद्ध जो था वो एक प्रकार से मराठों का धर्म युद्ध। मराठा के पास अब कोई चारा नहीं था, करो या मरो का स्थिति था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम था। अगर इस बार शिवाजी अफजल खां के हाथों परास्त हो जाते या मार दिए जाते तो ये पूरा का पूरा जो मराठा इतिहास है वो वहीं पे सिमट कर रह जाता। बाद में ये जो पेशवा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का जो उदय है शायद हम लोग उसको नहीं देख पाते। इसलिए ये जो यदुनाथ सरकार है वो बताते हैं कि अफजल खां के विरुद्ध ये युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध था, क्योंकि अफजल खां ने हिंदू धर्म को चुनौती दी थी और हिंदू धर्म के संरक्षक शिवाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया था। हाँ, ये सही है कि शिवाजी ने हिंदू धर्म के उन खोखले आदर्शों को न मानकर बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें चाहे आप तराइन के युद्ध में देखें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद घोरी को हरा कर छोड़ दिया जाना, या और भी हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे देखे जाते हैं। ठीक है, ऐसा जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठा जो है वो उसको माना जाता है, जिसके बाद में पीछे हमने देखा था कि जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि मराठे और वो जो राजपूत थे उनमें यही मौलिक अंतर, ठीक है ना, कि अपने